हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे अपना नेक्स्ट कंपाउंड। पहले हम लोग ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन में ऑलरेडी वाटर और हेवी वाटर सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे हाइड्रोजन का एक और ऑक्साइड H2O2 जिसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। इससे पहले हम इसके बारे में सीखें, हम इसको बनाने के तरीके सीखना पसंद करेंगे। प्रिपरेशन मेथड्स। बात करें अगर इसके प्रिपरेशन मेथड की, तो इसका पहला प्रिपरेशन मेथड जो है वो होता है मर्क्स प्रोसेस। उसका नाम है, कमर्शियल नेम मर्क्स प्रोसेस। ये होती क्या है? कुछ नहीं करते, केवल सोडियम परऑक्साइड Na2O2 लेते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ। आयनिक रिएक्शन आपको मिलती है Na2SO4 और साथ में मिलता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। तो ये होती है बड़ी सरल सी मर्क्स प्रोसेस। इसी से मिलती जुलती हमारा दूसरा प्रिपरेशन मेथड भी है, वो है फ्रॉम बेरियम पर ऑक्साइड। बेरियम पर ऑक्साइड BaO2.8H2O कैसे होती है, आइए देखिए। बेरियम पर ऑक्साइड फिर से रिएक्ट करेगा अब की बार H2SO4 के साथ और रिएक्ट करने पर आपको देगा BaSO4 प्लस H2O2। ये जो BaSO4 है ये एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना लेता है और आपके रिएक्शन वेसल में नीचे जाकर सेटल हो जाता है, तो आपको अपनी H2O2 मिल जाती है। बड़ी अच्छी प्रोसेस है, फ्रॉम बेरियम पर ऑक्साइड, मर्क्स प्रोसेस फ्रॉम सोडियम पर ऑक्साइड। दोनों मेटल पर ऑक्साइड्स हैं, रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ। आइए इसके आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बन जाता है। ये एक ऑटोमेटिक मेथड है और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑटो ऑक्सीडेशन, ऑटोमेटिक हो जाएगा ऑक्सीडेशन। किसका होगा? 2-इथाइल एंथ्राक्विनॉल का। 2-इथाइल एंथ्राक्विनॉल, ये क्या चीज है? आइए देखते हैं 2-इथाइल एंथ्राक्विनॉल क्या चीज है। ये बेंजीन होती है, इसके साथ आप एक और लगा दें तो इसका नाम होता है नैफ्थलीन। एक और जोड़ दिया जाए मान लीजिए तो इसका नाम हो जाता है एंथ्रासीन। और क्विनॉल का मतलब होता है पैरा पोजीशंस पे 2 OH ग्रुप्स का लगा होना। तो एंथ्राक्विनॉल पे आप एक इथाइल और लगा दीजिए, मिल गया 2-इथाइल एंथ्राक्विनॉल। ऑटो ऑक्सीडेशन है, अपने आप ये ऑक्सीजन ले लेता है एयर से। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है और बदले में आपको देता है हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। भाई जिसका प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में देगा इसी की तरह कोई कंपाउंड। क्या होगा वो कंपाउंड, आइए सोचिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि जब किसी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो वो पहले एल्डिहाइड बनाता है या कीटोन बनाता है, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड बनाएगा। और वैसे ही यहां पर भी एक आपको कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा, एल्काइल ग्रुप यानी इथाइल वैसे का वैसा रहेगा, कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा। और इसलिए इसका नाम भी बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है, 2-इथाइल एंथ्रा। वहां क्विनॉल था, बस यहां ऑल की जगह ओन यानी कि कीटोन का सफिक्स लगाएंगे और नाम हो जाएगा 2-इथाइल एंथ्रा क्विनोन। बड़ी सरल सी रिएक्शन है, बढ़िया। अगर आप चाहें कि आपको वापस ये मिल जाए तो ये तो ऑटोमेटिक हो रही थी, रिवर्स रिएक्शन ऑटोमेटिक नहीं होती। आप H2 पैलेडियम के साथ बिल्कुल ये रिएक्शन वापस पा सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये था तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। याद करना, पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या था? मर्क्स प्रोसेस, Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड लिया था। दूसरा भी सेम था, बस सोडियम की जगह बेरियम पर ऑक्साइड ले लिया था। तीसरा मेथड है ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2-इथाइल एंथ्राक्विनॉल। आइए चौथे की तरफ चलते हैं और ये कमर्शियली काम आता है। क्या है? चौथा मेथड है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4। H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं।
बुक में काफी वास्ट रिएक्शन दी हुई है, 2-3 स्टेप्स में होती है, लेकिन हम अपने काम की चीजें सीख लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उतना याद रखेंगे, काम हो जाएगा। क्या क्या सीखना है? पहली चीज, इसको कराया जाता है, इट इज कंडक्टेड अंडर हाई करंट डेंसिटी, यानी जो करंट आप पास कराएंगे अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से, उसकी करंट डेंसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, हाई करंट डेंसिटी में ये कराया जाता है। दूसरा पॉइंट, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, एक अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर कई बार आप प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को भी यूज कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस रिएक्शन के एक स्टेप का है, और वो है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड आपको स्टेप में या इस प्रोसेस में इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है H2S2O8। इस प्रोसेस के बीच में नाम होता है इसका मार्शल्स एसिड, मार्शल्स एसिड, और वैसे इसका नाम होता है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, या मार्शल्स एसिड इसको कह देते हैं। तो ये अपने को एज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है। सारी की सारी स्टेप्स में अगर हम लोग पूरी पढ़ते तो कैसे बनता है जरूर सीखें, लेकिन हमें किसी काम नहीं आएगी। आइए देखिए, आप H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है। इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर आपको मिलता है H2S2O8। H2S2O8 जब मिलता है, इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, और ये अपने हाइड्रोलिसिस पर खुशी खुशी देता है H2O2 और वापस दे देता है आपको H2SO4। काफी बढ़िया रिएक्शन है। H2O2 आपको इसमें मिल जाती है, H2SO4 भी वापस मिल जाता है, H2S2O8 मार्शल्स एसिड आपको एज एन इंटरमीडिएट स्टेप मिलेगा। देखिए इंटरमीडिएट, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है कोई, ये स्टेप में आपको एक पॉइंट पे आकर ये कंपाउंड नजर आने लगता है या मिलने लगता है, तो हम लिख देते हैं इट इज अ प्रोसेस इंटरमीडिएट, कि प्रोसेस के बीच में आपको मिलता है, इसी का हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, वापस H2O2 और H2SO4 मिल जाती है। H2O2 इसमें इसलिए बड़ी आसानी से मिलती है क्योंकि इसका नाम था पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो इसमें इसीलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि इसमें पर ऑक्साइड बॉन्ड होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखें तो आपको पर ऑक्साइड बॉन्ड नजर भी आएगा। ये देखिए OH, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। देखिए H2S2O8, गिन लीजिए 8 ऑक्सीजन है, ये होता है इसका स्ट्रक्चर, और इसमें आपको नजर आएगी ये एक पर ऑक्साइड लिंकेज। इसी वजह से ये एसिड या ये कंपाउंड आपको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड देता है हाइड्रोलिसिस के बाद। तो ये थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की कुछ प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की कुछ प्रॉपर्टीज, और उसमें सबसे पहले सीखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आइए देखिए, पहली चीज इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग जानते हैं कि ये पेल ब्लू कलर का होता है, हल्का नीला, आपको ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट सा ही नजर आता है, बहुत हल्का नीला होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें सीखते हैं कि इट हैज मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनफैक्ट इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर से भी ज्यादा होती है, इसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स H2O से ज्यादा होते हैं, और इस वजह से अगर हम इसमें पड़ी ऑक्साइड्स का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर देखें तो वो कुछ ऐसा मिलेगा, सबसे ज्यादा H2O2, उसके बाद D2O और सबसे कम H2O। जितनी भी ऑक्साइड्स पढ़ी है हमने इस चैप्टर में उनका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर कुछ ऐसा होगा, क्योंकि इसमें बहुत एक्सटेंसिव, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर में काफी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और D2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर जैसी ही होती है, लेकिन क्योंकि ड्यूटेरियम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है।
ठीक है, आइए इसके आगे हम लोग सीखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन परऑक्साइड की। केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन परऑक्साइड की। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी होती है कि ये डिकम्पोज कर जाता है लाइट में अपने आप, कुछ नहीं करना पड़ता, केवल थोड़ी सी लाइट दीजिए और H2O2 लाइट को देखते ही चेंज हो जाएगा H2O में और हाफ O2 में। एक नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है जो फर्दर O2 बनाती है। H2O2 को लाइट दिखेगी, तुरंत टूट जाएगा H2O प्लस हाफ O2 में। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर आप पहचाने तो परऑक्साइड के ऑक्सीजन पर -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और H2O में -2 है, जबकि ऑक्सीजन पे 0 है। तो ध्यान से देखिए, -1 से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ है, एक रिडक्शन प्रोसेस है, और -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है, ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ऐसी रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। पढ़ा होगा आपने रिडॉक्स चैप्टर में, डिस्प्रपोर्शनेशन नाम दिया जाता है। ठीक है, अब ये लाइट देखेगा तो तुरंत टूट जाएगा H2O प्लस हाफ O2 में, अपने लिए बेकार हो गया। लेकिन ये रिएक्शन किसी काम भी आती है। मैंने क्या बताया कि ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है सबसे पहले, और इसी वजह से इसको हम लोग बहुत अच्छे ब्लीच की तरह यूज कर पाते हैं कलर्स हटाने के लिए। तो इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन, सो यूज्ड एज ए परमानेंट ब्लीच, यूज्ड एज ए परमानेंट ब्लीच या ब्लीचिंग एजेंट, एक ही बात है। परमानेंट ब्लीच की तरह यूज किया जाता है क्योंकि ये ऑक्सीडाइज कर देता है कलर को। अगर रिड्यूसिंग ब्लीचिंग होती तो वो टेम्पररी होती है, वो हम लोग को नहीं सीखनी। केवल ध्यान रखिएगा, नेसेंट ऑक्सीजन देता है तो इसको एक परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि ये लाइट को देखते ही डिकम्पोज हो जाता है तो इसलिए हम इसको स्टोर करके रखते हैं डार्क कलर की बॉटल्स में, स्टोर करके रखते हैं डार्क कलर्ड बॉटल्स में और डार्क प्लेस पे, यानी खुले में नहीं रखते, डार्क रंग की बोतल लेते हैं और अंधेरे में ही रख देते हैं जिससे ये डिकम्पोज ना हो। ठीक है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन था। आइए इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि H2O2 एक्ट्स एज, ये काम करता है एक रिड्यूसिंग एजेंट का, इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज, साथ ही साथ ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम तो करता ही है और साथ ही साथ काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी। ये दोनों तरीके से काम कर सकता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसकी रिएक्शंस आप रिडॉक्स में पढ़ते हैं, कौन रिड्यूस होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा, क्या रिडक्शन प्रोडक्ट होगा, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट्स वैरी करेंगी। दिस इज अ वास्ट टॉपिक इन रिडॉक्स रिएक्शंस। यहां पे हम केवल इतना याद रखते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर सकता है या करता है। इसके बाद इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं और वो होती है रिएक्शन विद एसिडिफाइड K2Cr2O7। K2Cr2O7 के साथ इसकी रिएक्शन होती है। आईसी कोल्ड लिया जाता है और एसिडिफाइड लिया जाता है H2SO4 से, और आपको रिएक्शन में एक बहुत खूबसूरत रंग का कंपाउंड मिलता है और रिएक्शन कुछ इस तरह होती है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस H2O2, और रिएक्शन में आपको मिलता है CrO5 प्लस K2SO4 प्लस वाटर। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन मेन जो चीज है वो है इस कंपाउंड का फॉर्मेशन। नाम होता है क्रोमियम परऑक्साइड।
और इसी को हम लोग ब्लू बटरफ्लाई भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ही सुंदर नीले रंग का कंपाउंड है और स्ट्रक्चर उस रंग से भी ज्यादा सुंदर होता है। अगर आपने देखा हो कभी तो इसका स्ट्रक्चर एकदम बटरफ्लाई जैसा होता है। यह है CrO5 का स्ट्रक्चर, ब्लू कलर का कंपाउंड है और ध्यान से देखें तो इसमें आपको 2 परऑक्साइड लिंकेजेस नजर आएंगे। तो K2Cr2O7 एसिडिफाइड और कैसा लेते हैं, आईसी कोल्ड एसिडिफाइड K2Cr2O7 का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, मिलेगी ब्लू बटरफ्लाई क्रोमियम परऑक्साइड। तो यहां तक हम लोग सीख चुके हैं क्या क्या होती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या क्या होती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल यूज, इसका यूज क्या टिप है कि 30% सोल्यूशन ऑफ H2O2 कमर्शियली बेचा जाता है। अब किसी भी दुकान पे जाके अगर H2O2 खरीद के लाए हैं तो आपको 30% वाला मिलेगा और इसका नाम होता है परहाइड्रॉल। केवल एक टेक्स्ट बुक NCERT का पॉइंट कि 30% सोल्यूशन ऑफ H2O2 को हम लोग एक नाम दे देते हैं और वो नाम होता है परहाइड्रॉल। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग एक छोटा सा पॉइंट और सीखेंगे और वो है इसका स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। पहली बात, ये एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। नॉन प्लेनर मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल। कैसा होता है आइए देखें। एक प्लेन में आपका ये बॉन्ड होता है और दूसरी प्लेन में आपको ये बॉन्ड मिलता है। अगर मैं आपको इस बोर्ड पे प्लेन दिखाने की थोड़ी सी कोशिश करूं, देखिए 2 डायमेंशनल है, उतना बढ़िया से तो नहीं दिखेगा। तो ये प्लेन्स कुछ ऐसे होते हैं, यानी कि एक ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है। यानी कि एक आप किताब खोलिए ऐसे, किताब का एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस कुछ ऐसे है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। ये एक पेज की तरफ है और ये दूसरे पेज की तरफ है। ये 2 डायमेंशनल बोर्ड है, इस पे उतना अच्छा समझ नहीं आ सकता, पर इमेजिन करने की कोशिश करिए। ओपन बुक स्ट्रक्चर है, यानी कि ये एक प्लेन में है और ये दूसरे प्लेन में, और इनका जो दोनों प्लेन के बीच का डायहेड्रल एंगल होता है, ये जो डायहेड्रल एंगल है 2 प्लेन्स के बीच में, ये वेपर फेज में 115 डिग्री होता है, जबकि सॉलिड फेज में ये 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है भाई, आप बुक खोलेंगे आपको ये वाला एंगल, कई किताबों में ये बॉन्ड लेंथ, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, काम की नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप ये डायहेड्रल एंगल याद कर सकते हैं। वेपर फेज में 115 डिग्री होता है, जबकि सॉलिड स्टेट में यही 90 डिग्री हो जाता है। इसके बाद हम इस चैप्टर के एंड पे आते हैं और अपनी लास्ट हेडिंग पढ़ते हैं, जो है इसकी कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। कि आखिर एज अ कंसेंट्रेशन इसमें क्या यूज करते हैं। देखिए बाकी सारी कंसेंट्रेशन जैसे मोलारिटी, नॉर्मेलिटी वो तो होंगी ही, लेकिन इसमें हम लोग एक स्पेशल कंसेंट्रेशन यूज करते हैं और उसको हम लोग नाम देते हैं वॉल्यूम कंसेंट्रेशन। ठीक है, V। वॉल्यूम कंसेंट्रेशन भाई क्या होती है, हम लोग कहते हैं अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ml obtained from 1 ml H2O2 solution। तो जितनी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व होती है 1 ml H2O2 सोल्यूशन से, उसी को हम लोग इसका वॉल्यूम कंसेंट्रेशन बोल देते हैं। या आप इसको लीटर में भी ले सकते हैं कि 1 लीटर ऑक्सीजन जितने लीटर ऑक्सीजन 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन से मिलेगी, हम लोग उसको वॉल्यूम कंसेंट्रेशन कह देते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपको 3 लीटर O2 मिल रही थी, किससे,
1 लीटर H2O2 से, तो इसकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी भाई, 3 वॉल्यूम H2O2। इसको 3V 3 वॉल्यूम H2O2 लिख सकते हैं। तो ये होती है वॉल्यूम कंसेंट्रेशन, इसी तरह इस्तेमाल करी जाती है। और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व का इस्तेमाल किया जाता है। कभी आपसे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व पूछे तो आप V इक्वल टू V इंटू V निकाल लेते हैं। ये क्या लिख दिया, एक ही चीज है? नहीं नहीं, अलग है, इनके यूजेस अलग अलग हैं, सिर्फ सिंबल सेम होते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम। क्या इस्तेमाल किया जाता है इसका? ये है वॉल्यूम ऑफ O2 इवॉल्व्ड, ठीक है, किसके बराबर होगी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2O2, जो आपने सॉल्यूशन लिया उसका क्या वॉल्यूम है, और ये V होता है वॉल्यूम कंसेंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। आपको इन तीन में से कोई भी दो दिए जाएं, आप तीसरा निकाल सकते हैं। बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, V इज इक्वल टू V इंटू V। क्या है पहला वाला? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व। दूसरा क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन टेकन। और तीसरा क्या है? उस सोल्यूशन का वॉल्यूम कंसेंट्रेशन। वॉल्यूम कंसेंट्रेशन क्या होता है? डेफिनेशन याद रखिएगा कि 1 ml या 1 लीटर सोल्यूशन से जितने ml या जितने लीटर ऑक्सीजन इवॉल्व होगी उसे हम लोग बोलेंगे उतना वॉल्यूम कंसेंट्रेशन, ठीक है। लेकिन इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस वो नहीं पूछता, वो आपसे चेंज कराता है कंसेंट्रेशंस को नॉर्मल कंसेंट्रेशन यूनिट्स में। मान H2O2 लिख दें, H2O2 कंसेंट्रेशन अगर वॉल्यूम के यूनिट्स में आपको दी गई है तो आप कैसे चेंज करेंगे पूछे गए यूनिट्स में। सपोज आपको V वॉल्यूम H2O2 बता दिया, 3 वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम, 5 वॉल्यूम, V मान लेते हैं हम इन जनरल, और आप इसको चेंज करना चाहते हैं मोलैरिटी में, आप इसको चेंज करना चाहते हैं नॉर्मेलिटी में, आप इसको चेंज करना चाहते हैं स्ट्रेंथ में, और आप इसको चेंज करना चाहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन में। परसेंटेज कंसेंट्रेशन वेट बाय वॉल्यूम वाली, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ और परसेंटेज। मोलैरिटी के लिए सबसे आसान फॉर्मूला यूज होता है, जितना वॉल्यूम आपको दिया हुआ है केवल डिवाइड करना होता है 11.2 से, V अपॉन 11.2। नॉर्मेलिटी के लिए उसी को बस 5.6 से डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है भाई। स्ट्रेंथ के लिए केवल 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और अगर आपको चाहिए परसेंटेज कंपोजिशन या परसेंटेज कंसेंट्रेशन, बार बार कंपोजिशन बोल जाता हूं मैं, कंसेंट्रेशन, तो 0.3V। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी होती है, वो इतने सारे नहीं पढ़ाते, लेकिन क्वेश्चन देते हैं स्ट्रेंथ का और आपसे कहते हैं कि 3 वॉल्यूम नहीं, 30 वॉल्यूम, एनसीईआरटी की लाइन है, आप 3 वॉल्यूम भी ले सकते हो, कि 30 वॉल्यूम होती है आपकी, 30% होती है 100 वॉल्यूम H2O2। तो ये वहीं सही है, 100 वॉल्यूम था, 0.3 से डिवाइड कर दिया, क्या हो गया आपका 30%। तो यही इस्तेमाल होता है इन सारे कन्वर्जन फैक्टर्स का, और यहां पर आके हमारा हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स का चैप्टर खत्म हो जाता है। याद रखिएगा, बड़े आसान से फॉर्मूले हैं। मोलैरिटी के लिए वॉल्यूम कंसेंट्रेशन को 11.2 से डिवाइड करना है, नॉर्मेलिटी के लिए 5.6 से डिवाइड करना है, स्ट्रेंथ के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, और परसेंटेज के लिए 0.3 से मल्टीप्लाई करना है। किसको? वॉल्यूम कंसेंट्रेशन को। ये जो V लिखी है ये वॉल्यूम कंसेंट्रेशन ऑफ H2O2 है, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ml या लीटर ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व फ्रॉम 1 ml और 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन। तो यहां पे H2O2 खत्म होता है और हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। पढ़ते रहिए, इसके क्वेश्चंस हम लोग एक क्लास में प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।